नृपिंदर, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत विशाल है। दे वर कॉल्ड इंडियन हॉकर्स। हॉकर्स का क्या काम था? फेरियां लगाते थे। जब पहली विश्व युद्ध छिड़ी 1914 में, तो ऑस्ट्रेलियन इंपीरियल फोर्स बनी थी। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, 14 नाम तो ऐसे ही मिल गए जिनका लास्ट नेम सिंह था। प्लाक पे लिखा था पूरन सिंह, इंडियन हॉकर, डाइड इन वार्नम्बुल 10 जून 1947। सो ये बात मैंने कपिल जी को बताई कि भाई फैमिली तो मिल गई है, पर वो लोग आ नहीं सकते, दे वेरी हम्बल। उन्हें एक सेकंड नहीं लगाया, कहते मैं आ जाता हूँ। आपके जो ऑडियंस है उन्होंने बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में जरूर सुना, उसका ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन भी निकाला हमने माइग्रेशन पे पॉडकास्ट किया, आपने देखा होगा। पर ये माइग्रेशन एक्चुअली स्टार्ट कब हुई? ये सदियों से चला आ रहा है, शायद हम इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो आपस में माइग्रेशन का जो सिलसिला है वो सदियों पुराना है। आज हमने इसी बारे में बात की मनप्रीत कौर सिंह जी के साथ, जो कि SBS चैनल से हैं। शी इज़ मल्टीपल time awarded with different kind of awards at different levels all across the world, plus उनकी जो managerial skills हैं at different level for South Asian language channel is incredible in itself. So उन्होंने बहुत सारी stories cover की हैं about migration, first Indian on Australian soils, वो कैसे आए, उनकी क्या जर्नीज रही। आज हमने ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस की। और पता है आपको, जो ऑस्ट्रेलिया में आए थे हॉकर्स करके, वो हॉकिंग करते थे, पर अगर आप उनकी फ़ोटोज़ देखें वो ऐसे थे, सूटेड बूटेड, प्रॉपर वेल ऑफ एज अ इंग्लिशमैन। मैं चाहूँगी कि आज आप ये सारा पॉडकास्ट देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने को मिलेंगी कि कैसे वो लोग सर्वाइव करते थे, कैसे रिश्ते डेवलप होते थे और कैसे ये लोग अपनी दोस्ती आज तक निभाते आ रहे हैं। सो इसी थॉट के साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं मनप्रीत कौर सिंह जी के साथ। तो आइए मिलके वेलकम करते हैं जी मनप्रीत कौर सिंह जी का रूदारियों के पॉडकास्ट में। सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, सलाम, नमस्कार। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हियर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू नेक्स्ट टू मी, एंड इतनी ढेर सारी बातें करनी है आपसे। यू आर आ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। तो मुझे है कि जितना मैं निकाल सकूं, मुझे अपना कटोरा भरना है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, पर वाकई बातें करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ शेयर कर सकूं। बिल्कुल। हाँ जी, कॉन्वर्सेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन से तो हर मसला हल हो सकता है। तो कई सारी बातें करनी है आपसे। तो जो हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो है द फर्स्ट इंडियंस ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। कि हमें लगता था कि हम ये अर्ली 2000 से शुरू हुए हैं, फिर लगा नहीं, थोड़ा सा पीछे चलते वर्ल्ड वॉर के टाइम आए हैं, बट द फैक्ट्स आर समथिंग डिफरेंट। सो आप इसी से स्टार्ट क्यों नहीं करते कि हमें बताएं कि ये कहाँ से शुरू हुआ? नृपिंदर, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत विशाल है। और जो दर्शक आज देख रहे हैं, मैं तो उनको यही कहूँगी कि आप अपने अपने लेवल पे, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के किसी शहर में, कस्बे में, गांव में, जहाँ भी रहते हैं, वहाँ पे ज़रूर जाके देखिए कि क्या यहाँ पे भी कोई इंडियंस रहते थे। क्योंकि 19वीं सदी से यहाँ पे इंडियंस ने आना शुरू किया। मेरा कहने का मतलब है 1800s में। और काफ़ी गिनती में ये पाया जाता है कि लोग आते थे और उनका अक्सर काम था, दे वर कॉल्ड इंडियन हॉकर्स। हॉकर्स का क्या काम था? फेरियां लगाते थे। जैसे गांव शहर शहर जाके, अगर किसी के पास सिर्फ टोकरी थी तो टोकरी में सामान रख के वो बेचते थे। पैसे कुछ कमा के कुछ घोड़े ले लेते थे, घोड़े गाड़ियों में जाके सामान बेचते थे। तो अगर आप खासकर न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की बात करें,
इन दो स्टेट्स में तो इतने इंडियन हॉकर्स हुआ करते थे, ये लाइसेंस बाकायदा लेकर के फिर ये बेचा करते थे सामान। अच्छा जी। और जो ये छोटे छोटे टाउन्स एंड सिटीज़ हैं वहाँ पे इतना इनका गहरा रिलेशनशिप था। कहा जाता है क्योंकि इंडियंस आते थे तो उनको क्रिकेट भी आती थी, तो आदमी जो होते थे बड़े खुश होते थे कि भाई इनको तो क्रिकेट भी आती है, तो खेलते थे। और लेडीज़ भी बड़ी खुश होती थी क्योंकि वो कपड़े और गहने और घर का सामान ये सब लाते थे। बच्चे और भी खुश होते थे क्योंकि एक आम ऑस्ट्रेलियंस कहते हैं इसको जॉनी केक। जॉनी केक इज जस्ट लाइक रोटी जैसी, डैम्पर कहते हैं। ये अपने आप जॉनी केक्स बनाते थे और बच्चों को खिलाते थे क्योंकि इनके अपने बच्चे तो थे नहीं। होता क्या था, ये लोग जब आते थे अकेले आते थे, इनकी फैमिलीज अलाउड नहीं थी। और आप ये सोचो कैसी उनकी ज़िंदगी चलती होगी। कभी कभी 50-100 किलोमीटर अकेले चल के जाना, किसी से कोई बात नहीं कर सकते। दूसरे जब आप जाओगे किसी गांव में, किसी कस्बे में, तो आप वहीं फिर कोशिश करोगे ना लोगों से मिल के रह के। फिर ये लोग ऐसे कोशिश करते थे कि क्रिसमस पे सब इकट्ठे हो जाए कि भाई चलो इन दिनों कुछ छुट्टियां मना। फिर इकट्ठे होते थे तब अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में अपना दिल खोलते थे एक दूसरे के साथ, नहीं तो बेचारे अकेले ही रहते थे अक्सर। अब ऐसी कहानियाँ तो कितनी अनगिनत हैं। उनके बारे में बताने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इनमें से कई हॉकर्स ऐसे थे जब पहली विश्व युद्ध छिड़ी 1914 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होनी थी, तो ऑस्ट्रेलियन इंपीरियल फोर्स बनी थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एंजैक्स जो माने जाते हैं, ये सब इकट्ठे होके फिर जाके लड़के आए थे। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी बिकॉज मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। मुझे 14 नाम तो ऐसे ही मिल गए जिनका लास्ट नेम सिंह था। ओके। जो बाकायदा एज ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़के आए। और उनमें से एक थे सरण सिंह, जो मारे गए थे। ही वॉज किल्ड इन एक्शन। और उनकी याद में मेरा बड़ा सौभाग्य है कि 2017 में एडिलेड में खास बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया था। इट वॉज अ सेंटेनरी ऑफ सरण सिंह's डेथ, कि वो किल्ड इन एक्शन, फिर वो वापस आए, उनको कई मेडल्स दिए गए थे। और पूरे गवर्नमेंट हाउस में उनके लिए फंक्शन रखा गया। और उनके साथ जितने लोगों ने चाहे शहादत हासिल की या जिन्होंने ऑस्ट्रेलियंस के साथ कंधे से कंधे लगा के जिन्होंने लड़ाई की थी, उनको याद किया। सो एक तो सरण सिंह थे जिनकी डेथ हुई थी। इसके अलावा एक और मेरे को याद है गणेशा सिंह। गणेशा सिंह थे 10th बटालियन में। उनके बारे में कुछ मैंने स्टोरीज वगैरह लिखी और पता चला, किसी और से बात करे थे, कनाडा में उनके मेडल्स मिल गए। देखो ना, ये जब आप कुछ कहानियाँ लिखते हैं तो एकदम से पता चल जाता है कि अरे हाँ, उनके मेडल तो हमारे पास हैं। तो ये बहुत बड़ा इतिहास है, हमारा शेयर्ड हेरिटेज है जो हमें संभाल के रखने की ज़रूरत है। सिडनी में एक सेनोटैफ बना है इंडियन, ये जो इंडियन इंपीरियल, जो ऑस्ट्रेलियन इंपीरियल फोर्स में इंडियंस थे उनके नाम। और अब और भी कोशिश की जा रही है कि जो इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लिया उनको याद किया जाए। और आपको ये जान के खुशी होगी, कैनबरा में जो ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल है, अक्सर उनके नाम वहाँ लिख के आते हैं कि भी ये इस बटालियन में थे, ये यहाँ पे जाके लड़े थे। इसके बारे में इस पे हमने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कुछ वीडियोस भी बनाए हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई वाज अबाउट टू आस्क कि आपने इसमें कौन कौन सी रिसर्चेस की और कोई डॉक्यूमेंट्रीज जो आप उसका थोड़ा सा और डिटेल में बता सके कि एनी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री जो ये जो फर्स्ट इंडियन ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल के बारे में जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली या जिस पे आपने काम किया? देखो, शर्तिया कहना कि फर्स्ट इंडियन कौन था बड़ा मुश्किल है। बट
1800s के बीच में 1850s के बाद यहाँ पे गोल्ड रश माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड रश हुआ था, बैलराट, बेंडिगो, यहाँ पे सोना पाया गया था। हाँ तो जी। बाहर से, चाइना से, इंडिया से बहुत लोग आए थे। उस टाइम पे लोग आए थे, ज़्यादा चाइना से थे पर इंडिया से भी आए थे। और उसके बाद रहते ये लोग, जब कोई आ जाता था तो फिर अपने भाई को, अपने भतीजे को, किसी ना किसी को ले आता था। ये पुरानी धारणाएं हैं। कहा जाता था, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में से लोग को होता है कि हम बाहर जाएं। I know। बाहर कहाँ जाना है? 3 नाम लिए जाते थे, निजी, फिजी, तेलिया। ओके निजी का मतलब न्यूजीलैंड, ओके। फिजी तो फिजी, तेलिया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओह ये बड़ी आम बात कही जाती थी कि निजी, फिजी या तेलिया जाना है। और ये लोग ऐसे, देखो उन दिनों में आना, जहाज़ों में बैठ के, मुझे लगता है कितना टाइम लगता होगा, कहाँ से, कौन से पोर्ट से आए होंगे, शायद कलकत्ता या कराची, ये 2 बड़े बंदरगाह थे। और वहाँ से यहाँ आए और इन्होंने अपना समय बनाया। ये हॉकर्स की जो बात की, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। एक बहुत ही अजीब और कमाल की एक दास्तान हमारी ऐसी बनी कि 2 हिस्टोरियंस हैं यहाँ पे मेलबर्न में, जिन्होंने काफ़ी काम किया है। इंडिया से आए जो यहाँ पे हॉकर्स थे या जो इतिहास था, तो उनसे मुझे पता चला कि विक्टोरिया का एक शहर है वार्नम्बुल। आप 12 अपॉसल्स शायद सुना होगा, लोग जाते हैं ग्रेट ओशन रोड पे, तो उसका लास्ट स्टॉप जो है वार्नम्बुल है। तो मुझे ये पता चला, सन 2010 की बात आपको बता रही हूँ, कि वहाँ पे एक फ्यूनरल पार्लर है। फ्यूनरल पार्लर मतलब बेसिकली जो किसी की डेथ होती है तो उस पे जो असिस्ट करते हैं। और वहाँ पे एक फैमिली का बिजनेस था जो कई पुश्तों से चला रहे हैं। और ये मुझे कहानी पता चली कि वहाँ पे उन्होंने किसी इंडियन हॉकर की एशेस, अस्त संभाल के रखे हैं। ओह और शायद 60 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने संभाल के रखे हैं। मुझे बड़ी अजीब लगी ये बात कि ऐसे कैसे हुआ। तो उनसे मैंने फ़ोन पे पहले बात की, फिर मैं वार्नम्बुल गई। मेलबर्न से तकरीबन 3 घंटे की जर्नी है, वहाँ गए। और वाकई वहाँ गए तो सेमेट्री में ना एक प्लाक था, इसकी मैं आपको तस्वीरें भेजूंगी। प्लाक पे लिखा था, पूरन सिंह, इंडियन हॉकर, वार्नम्बुल, डाइड इन वार्नम्बुल। और तारीख लिखी थी 10 जून 1947। ओह सन 47 में उनकी डेथ हुई थी। तो कुछ और रिसर्च किया, जो ये हिस्टोरियंस की बात की थी उन्होंने भी रिसर्च करके बहुत मदद की थी उसमें। तो पता चला पूरन सिंह 1898 में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए थे। ठीक। और कई हॉकर्स से और दूसरे हॉकर्स की तरह वो फेरियां लगाते थे। वार्नम्बुल में उनकी बहुत जान पहचान थी, लोग उनको बहुत प्यार करते थे। और कई लोगों को याद है कि भी उनकी तो पगड़ियां हम सुखाते थे अपने घर के बैकयार्ड में, क्योंकि अब महीना भर अगर चल के आओगे तो पगड़ियां भी तो गंदी हो जाएंगी ना। तो इनके घरों में आके धो के साफ सूफ होते थे। और फिर पता चला कि उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जब मैं मरूंगा तो एक तो मुझे दफनाया ना जाए, मेरी क्रिमेशन की जाए, मेरा संस्कार हो, और मेरे जो अस्त हैं, मेरी एशेज हैं, वो गंगा जी में बहाई जाएं। क्योंकि उन दिनों में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि गंगा जी में जाके वो सब पवित्र हो जाता है। तो ये जो गायट फैमिली है वार्नम्बुल की, सन 47 से पहले उन्होंने फ्यूनरल करवाई। हाँ जी। वार्नम्बुल में नहीं होती थी, मेलबर्न में उनकी बॉडी भेजी, मेलबर्न में फ्यूनरल करवा के उनकी एशेस मंगवा के उन्होंने सेमेट्री में एशेस रख दी। क्योंकि पूरन सिंह का कहना था मरने के पहले कि कोई ना कोई आएगा मेरी फैमिली से ले जाएगा। अरे वाह। और इन्होंने पूछा नहीं, किया नहीं, 47 से लेके अब तक रखी, क्योंकि कोई आया नहीं। अब देखो 47 में इंडिया का हाल अलग ही हो गया, बंटवारा हो गया,
कोई नहीं आया। जैसे जैसे बताते जा रहे हो ना, सारा आई कैन विजुअलाइज, सारी सीन चल रहा है मेरी आंखों के सामने। ये कहानी इतनी अजीब और गरीब है, आप हैरान हो जाएंगी। तो उन्होंने बोला हाँ ये एशेस पड़ी है। तो हमने बोला आप क्यों नहीं लेके गए, या कोई, कहते कोई आया नहीं लेने के लिए, हमने तब से रखी हुई है। और ये उन दिनों की बात है, 2010 में, मैं आपको बता रही हूँ, जब आपको शायद याद होगा इंडियन स्टूडेंट्स पे कुछ हमलों की बहुत बात चल रही थी कि बड़ी हिंसा चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस का कोई वो रुतबा नहीं है, कोई कदर नहीं करता। तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ था इंडियंस के बारे में। और अब मैं बिल्कुल अलग आपको बात बताने लगी हूँ। 2010 में ही कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे। तो जो हमारे महान क्रिकेटर हैं कपिल देव जी, उन्होंने टॉर्च के साथ भी किया था, उनसे मैं अक्सर इंटरव्यू लिया करती थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया उन दिनों कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो रही हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो ये खबरें सुन रहा हूँ कि बहुत हिंसा चल रही है इंडियंस के खिलाफ। मैंने बोला नहीं ऐसा देखो, ये है कुछ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, यहाँ पे कितनी हज़ारों की गिनती में स्टूडेंट्स हैं, सबके साथ थोड़ी हुआ है। पर असल ऑस्ट्रेलियंस के दिलों में इंडियंस के लिए इतना प्यार है। तो मैंने ये कहानी बता डाली उनको कि जी वार्नम्बुल में इन्होंने कैसे एशेस संभाल के रखी हैं। तो वो बड़े हैरान हुए। तो कहते हैं अच्छा तो एशेस का क्या हो रहा है। मैंने बोला पता नहीं, अब हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। एक ही आध दिन में शायद मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि जब मुझे एशेस का पता चला, मैंने एकदम से हिंदुस्तान टाइम्स में भी ये कहानी लिखी जी, ना सिर्फ SBS पे ब्रॉडकास्ट की, वहाँ भी इंडियन न्यूज़पेपर इंडिया में आया। अगले दिन पता चल गया कि जी पूरन सिंह की फैमिली तो यहाँ रहती है, अच्छा, जलंधर के पास, पर वो बहुत मतलब गरीब थे और उनके बस का नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया आ सके। सो ये बात मैंने कपिल जी को बताई कि भाई फैमिली तो मिल गई है, पर वो लोग आ नहीं सकते, दे वेरी हम्बल। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, कहते मैं आ जाता हूँ। अरे वाह। मैं आके एशेस लेके जाऊंगा, हम गंगा जी में बहाएंगे, उनकी लास्ट विश भी पूरी करेंगे और हम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक ब्रिज बनाएंगे जो आजकल टूटा हुआ है। So sweet, that's very nice. आप मान सकते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते हुए। तो बातों बातों में ये बात निकली, कब कपिल जी आए, मेलबर्न से इतनी बसें भर के वार्नम्बुल गईं, हमने एशेस ली, हम चले यहाँ से इंडिया पहुँचे। आप मान नहीं सकते, ये दुनिया में पूरी ये कहानी दर्शाई गई कि देखो कितनी बड़ी बात है। आमतौर पे क्रिकेट और एशेस में तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को माना जाता है, ये एशेस का कुछ और ही मतलब निकल आया। देखो। और हम पहुंचे दिल्ली एशेस लेके, पूरन जी के भाई के ग्रैंडसन के साथ, वो भी आए थे इंग्लैंड से, और जो हिस्टोरियंस थे यहाँ उनके साथ। और फिर हम वहाँ से गए, उनके जो छोटा सा गांव था, उप्पल भोपा उसका नाम था, वहाँ परिवार ने पूरे जो रीति रिवाज पूरे किए और फिर हम गंगा जी में बहा के आए। आप सोचिए। पर सबसे हैरान कुन बात अब मैं आपको और बताती हूँ। ओके। अभी और भी है। सबसे हैरान करने की बात ये है कि आपको बताया था मैंने कि वार्नम्बुल सेमेट्री में एक वो प्लाक लिखा था, पूरन सिंह हॉकर, इंडियन हॉकर, है ना, और डेट ऑफ डेथ लिखी हुई थी जी। जब पूरन सिंह ख़त्म हुए तो उनके जो पैसे थे, जो फेरियों से उन्होंने बचाए थे, सारे पैसे इंडिया भेजे गए थे। और जो उनके भाई थे, एक ही भाई थे, उनको सारा पैसा भेजा गया। उसी पैसे से उन्होंने अपने गांव में मकान बनाया। और जब हम उनके घर गए ना, वो रीत रिवाज पूरा करने, विशाल घर, ऊपर पंजाबी में लिखा हुआ है पूरन सिंह ऑस्ट्रेलियन। अरे वाह। हम हैरान रह गए। एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में, उसकी पहचान इंडियन हॉकर, और ये पंजाब के छोटे से उसमें ऑस्ट्रेलियन के नाम से मिस ऑस्ट्रेलियन। और कैसे जाके उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई
63 सालों के बाद। ओह गॉड, तो आप ये देखिए। वाह। और ऐसी कई कहानियां मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया के। मुझे लगता है अगर आप छोटी जगह में रहते हैं ना, सेमेट्री में ज़रूर जाइए। वहाँ पे हेडस्टोन्स आपको मिलेंगे जहाँ दफनाया होता है ना। मैंने कितने इंडियंस के नाम पढ़े हैं, मैं अक्सर जाया करती हूँ, और कितने नाम पढ़े हैं कि क्या उनको क्या शायद छुपा याद, हुआ है, क्या क्या कहानियां छुपी हुई हैं जो हमें जो पता ही नहीं, और कहाँ से क्या। ये जो आपने बताया सच अ हार्ट टचिंग स्टोरी कि कैसे कैसे कहाँ से, मतलब अरे और कौन आप कहाँ से, और कपिल देव जी कहाँ से आए, वो भी और आप मतलब इट्स सच इनक्रेडिबल कि सब लोग कितना वो हार्ट है जो सोलफुल है उनका, दे आर थिंकिंग अबाउट अदर्स, सो एम्पैथेटिक एंड काइंड एंड हम्बल कि एवरीबडी केम टुगेदर फॉर ये रिश्ते, ये आपको बता रही हूँ, रिश्ते बहुत पुराने, रूदारियाँ बड़ी पुरानी है बिल्कुल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कौन सा रिश्ता कहाँ से जुड़ेगा, कौन सी जो सोल है कहाँ पे उसका कनेक्शन है, मे बी कहाँ से कहाँ हम मिल जाते हैं और क्या इकट्ठे होके करते हैं, दैट्स इनक्रेडिबल। मैं कभी कभी अपने आप को जैसे ऐसे छुट्टी मारती हूँ कि भाई मेरा कैसे सौभाग्य ये हुआ कि I was the one who took his ashes back along with a few people और गंगा जी में डाला। कैसे, मतलब मैं कभी नहीं गई थी हरिद्वार जिंदगी में, पहली बार तब गई थी। बट ऐसी बहुत कहानियां हैं। सो दैट्स इनक्रेडिबल स्टोरी। मेरे अभी तक रोंगटे खड़े होंगे जिसको कहते हैं ना। तो ये तो आपने बताया कि मिड 18 से आ रहे हैं इंडियंस हमारे इंडिया से, डिफरेंट स्टेट से। तो अभी देखो, अभी मेरे दिमाग में अभी कितना मुश्किल है, वीज़ा चाहिए है ना, कितने माइग्रेशन एजेंट्स होते हैं। तो तब क्या क्या प्रोसेस होता होगा, तब कैसे आते थे, क्या रिसोर्सेज होते होंगे, क्या उनको करना पड़ता था? जी, सो 1800s में लोग आ जाते थे, जैसे ये गोल्ड रश के लिए आए, तब कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मनाही नहीं थी। So anybody could move anywhere? उस वक्त कोई ऐसा नहीं था। Okay. बट जब इतने लोग आने शुरू हुए तो लगा कि देखना पड़ेगा। और तब ऑस्ट्रेलिया भी एक मुल्क नहीं था, अलग अलग कॉलोनीज थी। न्यू साउथ वेल्स अलग था, विक्टोरिया अलग था। 1901 में फेडरेशन हुई, मतलब ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री बिकेम अ फेडरेशन, राइट। और उसके साथ ही इन्होंने, जिसको हम आमतौर पे हम इसको वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी कहते हैं। इसका मतलब क्या था? इसका ये मतलब था कि अगर कोई भी शिप से ऑस्ट्रेलिया आएगा, उसको डिक्टेशन का टेस्ट लेना पड़ेगा, इंग्लिश का। ओके, रिटन। अब रिटन टेस्ट कौन देगा? अगर कोई इंडिया से, किसी गांव से कोई आ रहा है, कहाँ कोई डिक्टेशन टेस्ट ले सकता है? जी तो ऐसे इन्होंने एक्सक्लूड किया कि सिर्फ यूरोप से खासकर लोग आए, और जो चाइना, इंडिया या ये दूसरे कंट्री से, एशिया से लोग आ रहे थे, वो नहीं आ सके। फिर भी जो लोग ऑलरेडी आ चुके थे वो तो यहाँ थे जी। और मैंने आपको बताया कुछ तो एनलिस्ट भी हुए, है ना, आर्मी में भी। अरे कई कटिंग्स मिलती हैं न्यूज़पेपर्स में। तो आपके दर्शकों को कहूँगी, नेशनल आर्काइव्स को जाके आप चेक कीजिए, दिस इज़ ओपन फॉर एनीवन। कितनी आपको बातें मिलेंगी। अरे रेसलिंग मैच है, फलाना बंदा इंडिया का है, उसका रेसलिंग मैच है, आओ देखो। बड़ा कुछ होता था। अरे इतने ट्रेडर्स थे, बड़ी बड़ी दुकानें होती थी, दे वर वेरी वेल ऑफ। तो तब उसके बाद जब वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी शुरू हुई, तो जिनके संबंध अच्छे थे, और जितना मुझे पता चला, जितने भी हिस्टोरियन से आप बात करो, वो सब ये बताते हैं कि जो इंडियंस थे उनके रिश्ते बहुत अच्छे और गहरे थे अपने आम ऑस्ट्रेलियंस के साथ। तो वो एग्जेम्पशन लिखवा लेते थे, ओके, कि उनको डिक्टेशन नहीं लेना पड़ेगा, कि वो जाके आ जाते थे। सो कुछ सालों के बाद वो जाके अपने परिवार को मिलके फिर वो वापस आ जाते थे, क्योंकि उनके पास एग्जेम्पशन थी। पर शायद नए सिरे से बहुत लोग नहीं
आ पाए बिकॉज ऑफ द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। और अगर आप वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी की बात करें, 1975 में जाके ये गई है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी की बात है, 1975 जिस साल में SBS होन में आया, यू नो, बिकॉज दिस इज न्यू, दिस इज नॉट सो लॉन्ग अगो। तब तक तो आप जानिए कि जो इंडिजिनस लोग हैं, जो एबोरिजिनल मूल के लोग हैं, उनकी गिनती भी नहीं की जाती थी सेंसस में, इतना डिफरेंस था। तो ये 75 के बाद कुछ चीज़ें बदली हैं, बट बैक देन तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पिछले साल मुझे कैन्स बुलाया गया। वहाँ की जो कम्युनिटी है शायद फर्स्ट फ्यू कम्युनिटीज़ में से है इंडिया से आने वाली, और वो चाहते थे अपनी हिस्ट्री को संभालने के लिए। सो दे आस्क्ड मी टू कम एंड इंटरव्यू द पीपल हु हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पर खास बात क्या थी, वो चाह रहे थे लेडीज़ की इंटरव्यू करो। लेडीज़ तो आ नहीं पाती थी, राइट, क्योंकि पॉलिसी ऐसी थी, ओनली मेन कुड कम टू वर्क। तो जो लेडीज़ थी, जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, वो देख के मैं आपको बता नहीं सकती, दिल बाग बाग होता है कि उन दिनों में कैसे हमारे लोग आए। सो कैन्स का वो जो इलाका है, गॉर्डन वेल, बबिंडा, ये सारे एरिया में इतने भयानक जंगल थे, लाइक वेरी डेंस जंगल्स। ये सारे हमारे इंडियंस ने आके क्लियर किए, मोस्टली पंजाब से आए थे। उन्होंने आके क्लियर करके पहले उन्होंने तंबाकू की फार्मिंग की, टोबैको, एंड देन दे स्टार्टेड केन फार्मिंग, गन्ना। उनको कहते शुगर केन फार्मर, वो बाद में शुगर केन 6 समथिंग लाइक दैट। वो माने जाते हैं न्यू साउथ वेल्स में, बुलगुलगा, वहाँ पे भी उन्होंने काफी गन्ने की खेती की, पर पहले इस इलाके में हुई, कैन्स के जो आसपास। और ये देखो ना, कमाल की बात, ये लोग आते थे, फिर अपने भाइयों भतीजों को सबको बुला लेते थे, इकट्ठे रहते थे, और आज तक ये परिवार इकट्ठे रहते हैं। आज तक इनमें इतना मेल मिलाप है। और उनकी कहानियाँ देख देख के मैं इतनी हैरान हुई। फर्स्ट लेडी जो वहाँ पे आई थी, वो थी 1945 में आई थी। वो सोचिए, अभी वॉर भी चल रही थी, मतलब ख़त्म होने वाली थी, तब आई मेट हर। और उनको मिलके मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या ग्रिट, क्या इनमें एनर्जी, कितना उनमें रिजॉल्व और रेजिलियंस। उन्होंने फार्मिंग की है, वो फिशिंग करती हैं, वो क्रोकोडाइल्स के साथ कुछ लड़ भी सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। तो मतलब इट्स वेरी इंस्पिरेशनल टू सी कि हमारी कम्युनिटीज़ ना सिर्फ अब जैसे कैन्स में, रेनमार्क है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, हमने बात की, वुलगुलगा है नॉर्दर्न न्यू साउथ वेल्स में, और यहाँ भी अब शेपर्टन, ये बहुत इलाके हैं जहाँ पे रहते हैं हमारे लोग। सो ये कहानियाँ ना संभालने वाली हैं, क्योंकि जो लोगों को याद है ना कि हाँ उस ज़माने में ये होता था, वो अब लोग कम होते जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको पूरन सिंह की कहानी बताई, जब हम वार्नम्बुल में गए, अब मानो कि नहीं कितने लोकल ऑस्ट्रेलियंस आए, ओह पूरन सिंह आते थे, या ये फलाना हॉकर आता था। एक लेडी आई, उसने सिपियों का हार दिखाया, कहते ये एक हॉकर ने मुझे ये हार दिया था। पर वो सारे अपने लेट 80s में 90s में पहुंच रहे हैं। उनकी यादें चली जाएंगी अगर हम इनको संभाल के ना रखें, क्योंकि 1940s के बाद हॉकर्स नहीं आए। सो ये संभालने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो फाउंडेशन स्टोन्स हैं जहाँ पे आज हम खड़े हैं। एग्जैक्टली है ना, जो जनरेशन्स हमारे पहले आई, उन्होंने जो किया, जो होता रहा, उसका हमें आउटकम मिला, तो हमें वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। उन्होंने बहुत प्यार पाया, और उन्होंने कम्युनिटी को वापस भी बहुत दिया। कम्युनिटी के भले का बहुत काम करते थे। जैसे आजकल आप देखते हैं लंगर लगते हैं, या जहाँ भी किसी को ज़रूरत हो, अस्पतालों को देना, बड़ा कुछ करते थे उस वक्त भी। मेरे जहन में एक और बहुत खूबसूरत कहानी आ रही है। Please, we love the stories you're telling. It's so beautiful. यहाँ मेलबर्न से तकरीबन 2 घंटे दूर एक छोटा शहर है, यूरोआ।
कस्बा है, शहर भी नहीं कहूँगी। यूरोआ नेड केली के लिए पॉपुलर है, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। जैसे रॉबिन हुड की कहानियाँ हैं, वैसे ऑस्ट्रेलिया का रॉबिन हुड नेड केली माना जाता है, वो यूरोआ का था शायद, और मैंने कभी यूरोआ का नाम नहीं सुना था। और हम इसलिए गए क्योंकि एक हमारे लिसनर ने हमें बताया कि वहाँ एक लेडी रहती हैं जो अक्सर किसी हॉकर की बात करती हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उनसे बात की, पूछें कि भाई क्या यादें हैं आपकी। तो कहती हाँ, 1940s में मैं बिल्कुल छोटी 7-8 साल की थी और हमारे घर में पूना आता था। मैंने बोला पूना कौन था? तो पता चला रिकॉर्ड्स में था पूनू सिंह, पता नहीं नाम, वो गोरे भी तो ऐसे ही लिख देते थे ना, कुछ भी नाम लिख देते थे। POONOO सिंह करके लिखा था, पूनू सिंह। और उसको बच्चे जवान सब उनको पूना कहते थे। तो हमने बोला चलो हम जाके पूना की कहानी सुनते हैं। उनके पास हम गए तो ज़ेल्मा इनका नाम है। ज़ेल्मा अपनी 80s में है और वो कहती हैं कि ये पूना रिटायर हो गए थे, उनको इतना याद था कि हॉकर्स तो बड़े आते थे और कहते हम सब जॉनी केक्स खाते थे, हम सब उनके साथ खेलते थे। कहते पूना रिटायर होके जो वहाँ पे लोहार था ना, ब्लैक स्मिथ, उसके साथ काम करता था और उसी के दुकान के पीछे रहता था। जब पूना की डेथ हुई तब उसने यही बात की मेरी क्रिमेशन होनी चाहिए। और आप यकीन जानो उन दिनों में क्रिमेशन वॉज इलीगल। बाद में 40s में तो चलो ठीक थी, पहले इलीगल होती थी और तभी मानी जाती थी जब उसकी पुलिस से अगर क्लियरेंस मिले। ओके। तो ये पता चला कि पूना का इतना प्यार था लोकल लोगों के साथ कि सारों ने ज़बरदस्ती, मतलब जैसे पुलिस पे जोर डाला कि हमें क्रिमेशन करने की इजाज़त दी जाए। वाह। और मिली और फिर क्रिमेशन हुई। ख़ास बात ये है ये 1940s की बात है, जबकि वर्ल्ड वॉर भी चल रही है। यहाँ पे खाने पीने का सामान बहुत कम था। तो क्रिमेशन के लिए तो बटर चाहिए ना, मक्खन, घी तो है नहीं था, मक्खन चाहिए था। वो भी लोगों ने अपने टोकन्स दिए कि हमें मक्खन नहीं चाहिए, आप पूना की क्रिमेशन के लिए ये ले लो ताकि उसकी क्रिमेशन सही से हो जाए। तो ये सारी कहानी इतनी सुंदर है, इसके भी मैं आपको लिंक इतना इत्तेफाक रखते थे लोग एक दूसरे से, नहीं इतना अनबिलीवेबल कि इतना प्यार इन्होंने दिया और पाया। और उसी फाउंडेशन पे आज हम लोग खड़े हैं। अगर हम इतने आज इंडियन कम्युनिटी को माना जाता है कि बड़ी मेहनतकश कम्युनिटी है और बहुत योगदान डालती है, सबकी सहायता करती है इंडियन कम्युनिटी, सारा सेहरा मुझे लगता है इन लोग उन पायनियर्स को जाता है जो पहले आए। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन दिया, हाउ वी आर एंड व्हाट वी डू, कि हम कितना मतलब मिलजुल के रहना। इट्स सच अ गुड एग्जाम्पल कि कैसे दोनों तरफ से इमोशनल बॉन्डिंग थी, जो एक दूसरे के साथ खड़े रहना। और जो एशिस की आपने बात बताई, कितने साल उस फैमिली ने संभाल के रखा कि कोई आएगा, एंड दे हैड दैट होप एंड इट एक्चुअली हैपेंड। इट डिड। सो पर्थ में तो बहुत संभाल के रखा गया है इस इतिहास को। एक हेरिटेज ट्रेल बना दी गई है जहाँ पे फर्स्ट नोन क्रिमेशन हुई थी, क्योंकि तब उन दिनों में अर्ली 1900s में क्रिमेशन वाज इलीगल, क्योंकि यहाँ पे होती नहीं थी, सबको दफनाया जाता था। उसको मतलब उनको लगता था कि शायद मे बी इट्स अ पोल्यूटिंग थिंग, और कि यहाँ पे किसी ने देखी नहीं थी क्रिमेशन। मे बी कल्चर और हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट होगा, मान्यता नहीं थी, क्योंकि क्रिश्चियंस और बाकी कम्युनिटी में भी दफन किया जाता है। मुस्लिम में भी वही ना, देयर वाज नो अवेयरनेस कह लो, या उन्होंने कभी देखा ही नहीं, जैसे आपने कहा। बिल्कुल सही बात है। और आप ये देखिए, जैसे आम आपने सुना होगा कैमलियर्स आए थे। आम माना जाता है कि वो अफगान थे, सिर्फ अफगान नहीं थे, उसमें इंडियंस भी थे। ये तो मानी हुई बात है कि इंडियंस भी थे, अफगानी भी थे, और यही कैमल्स पे
ये ना यहाँ से सारा सामान लेके, क्योंकि जितने भी शिप्स आते थे न्यू साउथ वेल्स या विक्टोरिया में आते थे, यहाँ से फिर सामान जाता था साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और वो कैमल्स पे, ऊँटों पे डाल के ये कैमल ट्रेन्स बन के जाती थी जो अफगानी और इंडियंस करते थे। और मिलिट्री इतिहास तो मैंने आपको बताया ही है, ये तो था ही, गैलिपली की तो बातें हमें पता ही हैं कि चलो इंडिया से भी बड़े सारे जो सैनिक थे वो भी लड़े, यहाँ से भी था। एक और बहुत खूबसूरत आपको मैं वाक़या बताना चाहूँगी कि शायद आपके जो ऑडियंस है उन्होंने बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में ज़रूर सुना होगा। जी, जी, कि सारागढ़ी में मूवीज़ भी बनी हैं, जी, हाँ जी, बड़ा कुछ हुआ है, बड़ा कुछ, हाँ जी, यस। उसका ऑस्ट्रेलियन कनेक्शन भी निकाला हमने। ओह, वो कैसे? जी, उसमें जो वहाँ पे तैनात थी बटालियन, उनके जो सेकंड इन कमांड थे, नॉट द कमांडेंट बट द सेकंड इन कमांड, उनका नाम था कैप्टन चार्ल्स डिवो। वो इंडिया में पोस्टेड थे जी। उनको टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस अक्सर होता था, और अक्सर उन दिनों में अगर किसी को टीबी हो जाए, ठीक होने के लिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में भेजते थे, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है और गर्म मौसम में ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है। तो उनको ठीक करने के लिए यहाँ भेजा गया था, राइट, ब्रिस्बेन में। सो ब्रिस्बेन की यहाँ पे डिफेंस उसमें आ गए। यहीं पे इनकी शादी हुई एक ऑस्ट्रेलियन लेडी के साथ, यहीं इनके बच्चे हुए, 2 बच्चे हो गए थे, और तब इनको वापस पोस्टिंग इनकी हुई सारागढ़ी वाली, और फिर पहली पोस्टिंग सारागढ़ी। अपने बच्चों को लेके गए, अपनी वाइफ उनकी थी ऑस्ट्रेलियन और उनकी नैनी थी ऑस्ट्रेलियन, टेरेसा मैग्रा। ये सब जी अब सारागढ़ी में है, और आप इतिहास तो सबको पता ही है क्या हुआ, कैसे हुआ। और उस वक्त चार्ल्स डिवो की बीवी जो है हेवीली प्रेग्नेंट थी, उनका बच्चा होने को था। सीज वॉज अंडरवे, जो हमला हुआ और कैसे ये 21 सैनिकों ने वहाँ पे किया, वो तो सबको पता ही है। जो टेरेसा मैग्रा थी उसने बहुत डिटेल डायरीज लिखी हुई हैं, वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिली कि सारागढ़ी उनका आंखों देखा हाल। ओह गॉड। ना सिर्फ वो, जो चार्ल्स डिवो हैं, मुझे वो मिले पर्थ में। डेविड टॉमलिंसन उनके ग्रेट ग्रैंडसन हैं। उनके पास चार्ल्स डिवो की सारी पुरानी मेमोरेबिलिया, उनकी डायरीज, उनके इनविटेशंस, उनका सब कुछ। और इनकी भी हमने बहुत खूबसूरत वीडियोस बनाई हैं, इंटरव्यूज़ हैं। कहाँ से कहाँ ये देखो बातें जुड़ती हैं, इंटरकनेक्टेड, कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा इंडियंस का इतना एक अमीर हेरिटेज है ना, सच अ रिच हेरिटेज दैट वी हैव। तो जैसे हम और आप बैठे हैं आज, हमारा ये कह लो कर्म भूमि है, कई हमारे बच्चों की जन्म भूमि है ना। तो ये चीज़ चलती रही है और चलती आएगी भी। तो हम जो हमारी हिस्ट्री है यहाँ पे भी बैक होम, हम उसको कैसे संजोएं, कैसे संभालें और क्या करें? बड़ा प्यारा सवाल है। आई विश मैं इसका पूरा जवाब दे सकती, बट पता है बड़ी खुशी होती है कि आज हम जिस मकाम पे हैं, आज तकरीबन 1 मिलियन इंडियन बॉर्न लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, आगे उनके बच्चे भी हैं। सो दिस इट्स अ वेरी लार्ज कम्युनिटी। अगर आप पूरी माइग्रेशन का देखें, 10% ऑफ द एंटायर माइग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया इज़ फ्रॉम इंडिया। बहुत बड़ी चीज़ है ये कि अब वी आर अ वेरी साइजेबल नंबर। जब हमने पुरानी बातें की हैं, वो कुछ गिनती के लोग थे, बिल्कुल, पर वो बड़े, दे वर वेरी ब्रेव। उन्होंने आके हमारे लिए जो जड़ें हैं वो लगाई, रास्ता खोला। अब ये टाइम आ गया कि उन जड़ों से ना निकल के हम फलें फूलें। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हमारे लोग आने शुरू हो गए हैं इंडियन बैकग्राउंड के। आपने देखा होगा परविंदर ने उस दिन गुटके पे हाथ रख के उन्होंने अपनी कसम ली। इसके अलावा डैनियल मुखी हैं, उन्होंने गीता पे हाथ रख के न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामेंट में अपनी ओथ वाली सेरेमनी की। सो ये चीज़ें
हमें सबको महसूस कराती है कि हाँ, हम आजकल के नहीं, बहुत पहले से यहाँ पे आए हैं। ये उतना ही हमारा मुल्क है जितना कि किसी और का, खासकर जितना कि इंडिजिनस लोगों का, क्योंकि मूल निवासी तो वही हैं यहाँ के। सो मैं तो यही कहूँगी जी, आप जहाँ जो आपका हुनर है, यू नो, इफ़ यूर अ गुड पॉडकास्टर तो आप ज़रूर पॉडकास्टिंग करें। अगर आपको हिस्ट्री में शौक़ है तो आप वो देखें। अगर आपको whatever you can do in your sphere, बिल्कुल do that, ताकि this sense of belonging continues। हाँ, मुझे ये भी कहना चाहिए था, अभी ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू ने सबसे रिचेस्ट ऑस्ट्रेलियंस की जो एक फहरिस्त निकाली है, उसमें 2 नए नाम हैं जो इंडियन नाम हैं। सो इट्स रियली नाइस टू सी कि हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बढ़ रही है, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। आई वुड लव टू सी कि और पार्लियामेंट में आए, क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हमारे इंडियन बैकग्राउंड का हो, बहुत अच्छा लगेगा। ऑलरेडी इतने आने शुरू हो गए। सो आई गेस दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। क्रिकेट का इतिहास अगर हम देखें, अरे 1890s में 1900s में भी जब यहाँ पे आते थे, हमने उसका भी इतिहास इकट्ठा किया। एक कलर्स ऑफ क्रिकेट करके पॉडकास्ट है, हमने उसको तैयार किया। उसमें भी हमने बात की कि कब से इंडिया की जो क्रिकेट है यहाँ पे इन्फ्लुएंस करी है। ये सिर्फ विराट कोहली से नहीं शुरू हुई, ये पहले भी बहुत पहले से। आई थिंक आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, ट्राई एंड फाइंड द हिस्ट्री, फाइंड द पायनियर्स ऑफ योर एरिया of That's work, beautiful, yeah. so we can all come together and put this history together. बिल्कुल, तब वर्ल्ड सच में एक छोटा सा, वो जैसे नहीं होता वर्ल्ड इज अ विलेज। जब WWW आया था तब ऐसा ही कहा जाता था ना। तो अगर हम सब लोग वो थोड़ा सा डिग इन करेंगे तो शायद वही एक छोटा ऐसे लगेगा, हम सब इकट्ठे ही हैं, ऑल मैनकाइंड आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और एक बस वही इल्तिजा मेरी, क्योंकि जिन लोगों ने ये हॉकर्स को देखा था वो 5-7 साल के बाद शायद ना रहे। तो अगर आपके एरिया में कहीं रहते हैं, आप उनकी कहानी रिकॉर्ड करके रख लीजिए। बिल्कुल, डोंट वेट कि कोई आएगा और करेगा, आप खुद कर लीजिए। जब हम ज़ेल्मा के पास गए थे, मुझे याद है, एक जेंटलमैन जस्ट केम हिमसेल्फ और उसने ना मेरे को जैसे एक हैंडल दिया। कहते हैं किसी इंडियन हॉकर की ना एक कैरेज का हैंडल है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपके मतलब का होगा। ये अगर चीज़ें आपको मिलती है ना, प्लीज़ संभाल के रखें, क्योंकि हम इकट्ठे होके एक सुंदर सा इंडियन हेरिटेज म्यूजियम बना सकते हैं। Such a We don't have to be a historian. Yes. Nobody has to have a special qualification. जहाँ आप हैं, जज्बा ही बहुत है। collect it. यस, संभाल के रखें। बिल्कुल। और जैसे हमने इतनी सारी स्टोरियाँ आपसे सुनी और हम संभाल के रखेंगे। ज़रूर, और इनको बढ़ाइए। आई वुड लव टू हियर मोर फ्रॉम यू एंड अदर पॉडकास्टर्स, ब्रॉडकास्टर्स कि सुने हम और कहानियाँ सुने, क्योंकि सबका ये शेयर्ड हेरिटेज है, शेयर्ड हिस्ट्री है। बिल्कुल, थैंक यू आपने मुझे मौका दिया सब कहानियों को दोबारा याद करके उनको उजागर करने का। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज एंड सच अ ब्यूटीफुल स्टोरीज। और आपकी प्रेजेंस तो एज यूजुअल इज सो ऑसम एंड इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच। तो ये था जी आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने बहुत सारी हिस्ट्री की वो स्टोरी सुनी जो कहीं अनकही, अनसुनी, किसी पर्दे के पीछे या कहीं पे छुपी रह गई। These stories were so mesmerizing, I can tell you कि I was so much lost as Manpreet ji was telling them and disclosing the facts कि कैसे कैसे कहाँ पे उनको क्या क्या मिला। I hope you find these stories the same I have experienced them, and thank you so much for watching and supporting us. Please like and subscribe our channel for more videos like this. मिलते हैं आपको जल्दी ही एक नए पॉडकास्ट के साथ।